हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो, जो पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आज की वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स। 1808 में डाल्टन ने थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसमें कहा गया था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन 1897 में सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की, और वो किसने की थी? जे थॉमसन ने। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और 1898 उससे एक साल बाद ही जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल दे दिया। देखो, अब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है और जे थॉमसन ने एक एटम का मॉडल दे दिया। अब देखो, एटम पहले तो कह दिया था इनडिविजिबल है, स्फेरिकल इन शेप है, इनडिविजिबल है, लेकिन जब उसमें भी और पार्टिकल्स पाए जाने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये देखा गया कि अब ये इलेक्ट्रॉन उसमें रहता कहाँ है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है पूरा एटम का। तो जो सबसे पहला मॉडल आया था 1898 में, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने दिया था, कब दिया था? 1898 में, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या कहा गया था? इसका ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सिर्फ थ्योरेटिकली बताया था। आफ्टर डिस्कवरिंग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उसने तो थ्योरेटिकली बताया था कि किस तरह से एटम होता है, सिर्फ थ्योरेटिकल बताया था। जब तक कोई और डिस्कवर नहीं हुआ, जब तक इसकी लिमिटेशन नहीं, तब तक इसी मॉडल को माना जाने लगा। ठीक है, तो इसका एक दो नाम और भी है, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, अगर ऐसे आए प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल। और ये क्यों बोलते हैं ये भी हम अभी देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसने क्या कहा, जो इसका पहला पॉइंट था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का, इसने कहा था एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम है, उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। एटम इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप का है, जिसकी रेडियस जो है वो अबाउट 10⁻⁻10 मीटर की है। इतना छोटा है एटम, इसकी रेडियस अबाउट 10⁻⁻10 मीटर है और स्फेरिकल इन शेप है। सेकंड, इसने कहा इन एटम जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्फेरिकल शेप है, एटम है, उसकी स्फेरिकल शेप है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट इसने कहा इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड, एंड इलेक्ट्रॉन इज, या आर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। इसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब धसे हुए हैं, पूरा पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है, लाइक दिस। ऐसे कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से धसे हुए हैं एटम के अंदर। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा स्फीयर है पॉजिटिव है, और इसके अंदर इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से एम्बेडेड है। और इस तरह से है इन सच अ वे, इन सच अ वे एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। और इस तरह से है कि जो पूरा अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि ओवरऑल जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि पूरा है जो वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट में अरेंज है इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसकी ना कंपैरिजन हम वाटरमेलन से कर सकते हैं। उसने कहा कि जैसे वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है पूरा वाटरमेलन में, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल बोला गया। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है उसको मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में होता है वाटरमेलन में, पूरे में होता है रेड पार्ट। ठीक है, जिसको खाते हैं। और इसमें जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, उसमें वो एम्बेडेड होते हैं पूरे में। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पूरे एटम में इस तरह से एम्बेडेड है, ब्लैक सीड्स को माना इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि मान लो हमारा केक है, केक के ऊपर पूरी जो क्रीम है, उसका क्रीमी पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके ऊपर जो
किशमिश वगैरह है वो हमारा वो इलेक्ट्रॉन्स है। या इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे खीर होती है, खीर खाते हैं हम, खीर में जितना पूरा व्हाइट पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें कहीं पे काजू किशमिश बादाम ये होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसने कहा जो एटम का मास है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। जो मास है वो भी हर जगह है, पूरे में यूनिफॉर्मली, ये नहीं कि किसी एक पार्ट में मास ज्यादा है, एक जगह ज्यादा दूसरी जगह कम है, पूरे में यूनिफॉर्मली है। मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये इसने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी अपने मॉडल की, जे थॉमसन ने। देखो अब इसके कुछ मेरिट्स भी थे, कुछ डीमेरिट्स भी थे इस मॉडल के। पहला क्या मेरिट था, मतलब क्या इसकी पॉजिटिव पॉइंट था। पहला मेरिट ये था कि इट एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। इट एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, एटम की न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन कर दी। लेकिन डीमेरिट क्या था, फेल क्यों हो गया? फेल हो गया क्योंकि जैसे इसने मॉडल दिया इसके बाद और भी सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी खोज हुई, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो इसको मतलब उन एक्सपेरिमेंट्स को या उन रिजल्ट्स को ये जो मॉडल था ये उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। ये मॉडल उनके आगे फेल हो गया था। क्या है इट, डिमेरिट क्या है, इट डजंट एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके रिजल्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, ये 1898 में आया। तो जो 20th सेंचुरी थी उसकी स्टार्टिंग के जो डिकेड्स थे, 2 डिकेड्स, उसमें रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि उसमें है ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाले गए थे, तब जाके रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था। वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो समझने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो उस टाइम में ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर रदरफोर्ड और उसकी पूरी टीम है वो वर्क कर रही थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, ये वे एलिमेंट्स है विच इमिट रेडिएशन, रेडिएशन इमिट करते हैं कंटिन्यूसली, विच इमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन, अपने आप मतलब रेडिएशन कंटिन्यूसली इमिट करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। और कौन सी रेडिएशन इमिट करते हैं, मेनली ये 3 टाइप की रेज इमिट करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है या न्यूक्लियर केमिस्ट्री है हम उसमें ये चीजें अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होती है ये अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अब हमारा काम सिर्फ अल्फा रेज का में ये पढ़ना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट देखेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें अल्फा रेज यूज हुई थी। तो ये देख लेते हैं क्या होता है एक बार। अल्फा रेज क्या होता है, ये कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की रेज है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखो प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो इस पे जो ओवरऑल चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, ओवरऑल चार्ज है वो +2 होता है, +2 चार्ज होता है एक अल्फा पार्टिकल पे। यानी अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो इसका मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, 4 AMU इसका मास होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन टोटल हो गया 4 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास होता है। इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू बीटा रेज एंड गामा रेज, इनकी स्पीड से स्लो स्पीड होती है। और अल्फा रेज को हम ये कह सकते हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं। देखो हीलियम में क्या होता है, हीलियम का क्या है, 2, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और जो मास नंबर है हीलियम का वो 4 होता है। यानी इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये होता है हमारा हीलियम का एटम। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, यानी जो हीलियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो क्या बनता है, बचेगा हीलियम पे 2+ चार्ज आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। 2+ क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन की वजह से ये सब चले जाएंगे तो सिर्फ ये न्यूक्लियस बचेगा। तो हीलियम के न्यूक्लियस को ही, जिसमें कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इनके न्यूक्लियस से अल्फा रेज इमिट होती है। उसमें क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल। जो बीटा रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, इनमें फास्ट, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाले, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा रेज में, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू अल्फा रेज, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और गामा रेज क्या होता है, गामा रेज कोई पार्टिकल नहीं होता, बल्कि ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये इनका ना कोई मास होता है, ना इनका कोई चार्ज होता है, और इनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, इन सबसे ज्यादा स्पीड होती है इसकी। तो ये हमें सिर्फ इसके बारे में देखना था कि अल्फा रेज क्या होती है। तो हम समझ गए कि अल्फा रेज एक पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल से बनी है। अल्फा पार्टिकल क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसपे +2 चार्ज है, 2 प्रोटॉन है और उसमें 2 न्यूट्रॉन है। हम एक अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, उसका मास भी 4 AMU होता है। ठीक है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम कर चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की ओर, कि रदरफोर्ड ने कैसा मॉडल दिया था, उसकी क्या सेटअप था पूरे एक्सपेरिमेंट का, फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसने कंक्लूजन निकाले, और फिर कैसे उसने पूरा मॉडल, मतलब एटम के मॉडल को डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कि क्या था ये। उसमें क्या किया था उसने, ए बीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉइल ऑफ गोल्ड मेटल। गोल्ड की एक बहुत थिन फॉइल ली, मतलब गोल्ड मेटल की थी, उसकी जो थिकनेस थी वो अबाउट 100 नैनोमीटर थी, यानी 10⁻⁻⁷ मीटर, बहुत ही ज्यादा थिन थी। एक थिन फॉइल थी गोल्ड की, उस पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स, हाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उस पे स्ट्राइक किए। ठीक है, और उस गोल्ड फॉइल के चारों ओर एक फ्लूरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। गोल्ड फॉइल के चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी, ताकि जब भी वो अल्फा पार्टिकल उस स्क्रीन से टकराएगा तो क्या होगा, एक फ्लैश होगा, एक चमक होगी, और जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे पार्टिकल टकराया है। ये पूरा उसका सेटअप था। उसने क्या किया, क्या ऑब्जर्वेशन निकाली इस चीज से। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड उससे पास हो गए, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, सीधे पास हो गए बिल्कुल। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा कि ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अमाउंट में, मतलब बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या थे, वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ स्मॉल एंगल से, कुछ थोड़े से लार्ज एंगल से, थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत ज्यादा तो सीधे निकल गए, कुछ है वो डिफ्लेक्ट हो गए। और थर्ड पॉइंट था कि ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत बहुत ज्यादा कम, 20,000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल, इतने कम ये पार्टिकल क्या थे, ये बाउंस बैक हो गए, यानी 180 डिग्री वापस बैक हो गए। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन निकाली इस तरह से। अगर हम एक ही एटम की बात करें, देखें तो कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा एटम है, उसमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज है, देखो बहुत सारा रेज है, वो तो सीधी पास हो गई, सीधी पास होगी, कुछ डिफ्लेक्ट होगी, तो अब क्या कंक्लूजन निकाली ये भी हम देखेंगे। और कुछ क्या होगी, बाउंस बैक होगी, इससे टकरा के वापिस आ गई। ये था पूरा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला, ये जो भी ऑब्जर्वेशन देखी गई इस एक्सपेरिमेंट से, तो उससे क्या कंक्लूजन निकाला गया। पहला तो ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। एटम का बहुत ज्यादा स्पेस एम्प्टी है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा रेज ऐसी थी जो अनडिफ्लेक्टेड, सीधी बिल्कुल पास कर गई थी, सीधी चली गई, किसी से कोई टकरा के, मतलब अगर किसी चीज कोई होगी कोई चीज तो उससे तो स्ट्राइक करेगी तो डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन बहुत सारी रेज बिल्कुल सीधी सीधी चली गई। इसका मतलब था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा एटम में ऐसा स्पेस है जो बिल्कुल खाली है। जो जेरे थॉमसन था उसके मॉडल में क्या कहा गया था कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम का बहुत ज्यादा स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। सेकंड पॉइंट, क्योंकि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी हो रहे थे कुछ एंगल से,
तो ए फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसका मतलब क्या है? देखो अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, +2 चार्ज उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो डिफ्लेक्ट कब होंगे? जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टकराएंगे, क्योंकि लाइक रिपेल ईच अदर। वो पॉजिटिव अगर किसी पॉजिटिव पार्ट से टकराएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स शोइंग पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। इसका क्या मतलब था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो बहुत सारी रेज लगभग डिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन बहुत ही कम रेज, बहुत 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 कम रेज थी जो डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है उसने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है, इट इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, एक छोटी सी वॉल्यूम में, मतलब पूरे एटम में नहीं है, एटम के एक छोटे से पार्ट में, बहुत छोटे पार्ट में कंसंट्रेटेड है पूरा पॉजिटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट इसने कहा, कंक्लूजन निकाला, द साइज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल, कि उसका जो साइज है, उस पॉजिटिव पार्ट का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम की टोटल वॉल्यूम से, टोटल साइज से उसका साइज बहुत छोटा है। अगर हम एटम को कहें कि एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, तो जो न्यूक्लियस है उसकी 10⁻⁻15 मीटर, यानी जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियस के साइज से 10⁻5 टाइम्स बड़ा है, यानी 1 लाख 10⁻5 का क्या मतलब है? 1 लाख टाइम्स बड़ा है एटम का साइज। इसको इस बात से भी डिफाइन किया गया कि अगर हम एक जो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, उसको न्यूक्लियस मान ले, सॉरी उसको पॉजिटिव चार्ज मान ले, न्यूक्लियस तो हम बाद में बताएंगे कि उस पॉजिटिव पार्ट को इसमें न्यूक्लियस कहा था। अगर वो जिस एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम एक क्रिकेट बॉल मान ले, तो इस क्रिकेट बॉल के चारों ओर 5 किलोमीटर दूर तक का डिस्टेंस, कितना? 5 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा होता है 5 किलोमीटर, वो भी चारों ओर 5 किलोमीटर दूर तक का जो डिस्टेंस होगा वो एटम की बाउंड्री होगी। उतना बड़ा एटम होता है, उतनी रेडियस होती है अगर एक क्रिकेट की बॉल को हम न्यूक्लियस माने। तो न्यूक्लियस जो है वो एटम के साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का है। तो ये इसके कंक्लूजन थे, ऑब्जर्वेशन हमने देख ली। तो इन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल एक्सप्लेन किया। उसके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट थे? पहला पॉइंट ये दिया उसने, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, है ना? पॉजिटिव चार्ज भी और एटम का मास भी, मोस्टली एटम का मास और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, और उस स्मॉल पोर्शन के को उसने कहा न्यूक्लियस। उस स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम को न्यूक्लियस कहा गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड है। सेकेंड उसने कहा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं और एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस सर्कुलर पाथ को कहा ऑर्बिट। और इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड है, बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसको कहा कि हम एटम को सोलर सिस्टम से रिजेंबल कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जो सन है वो न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, एक सर्कुलर पाथ में, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कहा कि एटम को हम सोलर सिस्टम से रिजेंबल कर सकते हैं। थर्ड इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव, और जो बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को होल्ड किए हुए, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि वो इसी पाथ में रिवॉल्व करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है वो इस पाथ में, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये उसने पूरा अपना मॉडल डिफाइन किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कुछ इसकी लिमिटेशन निकल आई। अब इसके हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या फेलियर थे रदरफोर्ड के, जो ये फेल हो गए। इसने बहुत सारी चीज डिस्कवर कर दी। देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, अगर पूछे कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, तो वो भी रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, बहुत सारी चीजें बता दी थी एटम के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ फेलियर्स आ गए, कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, उनको अब हम स्टडी करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ फेलियर ऑफ, ड्रॉबैक्स क्या हो या फिर फेलियर, तो ड्रॉबैक्स या फिर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सबसे पहला था, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट डज नॉट एक्सप्लेन
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। इसका क्या मतलब है? देखो, इसको समझने के लिए हम पहले एक चीज समझते हैं। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यूअसली हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है तो कंटिन्यूअसली उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज आता है तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ये हम पढ़ चुके अपनी प्रीवियस क्लासेस में। वेलोसिटी है वो भी चेंज करेगी, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज करेगी, और वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है ना कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी में टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इतना हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट हो रहा है, लगातार कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसने इस एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। इसको समझते हैं कैसे। देखो, मैक्सवेल ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें उसने क्या कहा था? मैक्सवेल ने कहा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है और एनर्जी उसकी लूज होती है। इसने कहा था व्हेन चार्ज पार्टिकल is accelerated, it emits electromagnetic radiation, and लूज एनर्जी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे लूज होती है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन में भी एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा, एनर्जी में लॉस होगा तो क्या होगा? जो ऑर्बिट है वो कंटिन्यूसली श्रिंक होता जाएगा। अब तो ये इससे दूर है, इतने डिस्टेंस पे, मान लो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा? ये धीरे धीरे इसका जो ऑर्बिट है वो श्रिंक होता जाएगा और एट लास्ट ये क्या होगा? न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑर्बिट है वो कंटिन्यूसली श्रिंक होता जा रहा है, तो एट लास्ट इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स विद न्यूक्लियस, और उससे क्या होगा? एटम है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, इन एक्चुअल इट डजंट हैपन। तो इसका मतलब क्या था कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने ये तो कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं और एक सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहे हैं, अब वो एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो मैक्सवेल ने कहा अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है और एनर्जी लूज होती है। तो एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो रही है कंटिन्यूसली, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा और एटम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये था इसका पहला ड्रॉबैक रदरफोर्ड मॉडल का, कि इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड क्या था? सेकंड पॉइंट था इट से नथिंग अबाउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज हम पढ़ते हैं ना कि पहली शेल है कि एल एम एन शेल, ये पढ़ते थे कि इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसने नहीं एक्सप्लेन किया था, रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हम लिखेंगे इट से नथिंग अबाउट, जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो इट से नथिंग अबाउट how the electrons are distributed around the nucleus and what are the energies of these electrons, इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी है, कितनी एनर्जी है और ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। और थर्ड था इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, इट डजंट एक्सप्लेन लाइन
स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जो कि रदरफोर्ड के बाद आया था बोह्स मॉडल ऑफ एटम, उसने एक्सप्लेन किया था। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसको हम अभी के लिए सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं कि इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये होता क्या है ये हम आगे आने वाली वीडियोज में इसको स्टडी करेंगे। तो ये होगी इसकी ड्रॉबैक। हमने रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम पढ़ते हैं कुछ और छोटे छोटे टॉपिक जिनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। पहला है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो जो एटॉमिक नंबर है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, और जितने प्रोटॉन है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है कितने प्रोटॉन्स है उतना इसका एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का। पहले तो देखेंगे एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और जितना प्रोटॉन होंगे जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होते हैं। सेकंड मास नंबर। मास नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो मास है वो सारा न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एटम का मोस्टली मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो मास नंबर है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हो गया। तो ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये बातें याद रखनी है, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अभी हम थोड़े, उनमें ये काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार हम उन एटम्स को कहते हैं, आइसोबार्स किनको कहते हैं? जिनका सेम मास नंबर हो। द एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, यानी ए, मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, उनको कहते हैं आइसोबार्स। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है पोटेशियम, कैल्शियम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19। हाँ, एक चीज इससे पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी एटम का जो सिंबल है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो एटम जो एलिमेंट है उसको सिंबलाइज करते हैं एक्स से, कि एक्स कोई भी एलिमेंट है, तो जेड उसका एटॉमिक नंबर, ए उसका मास नंबर, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। मतलब सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं मास नंबर। ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ये पूरा उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आइसोबार, पोटेशियम कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका होता है 20, लेकिन मास नंबर सेम 40। ये है एग्जाम्पल आइसोबार के, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक और कर लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, 6 एटॉमिक नंबर, इसका 7, इसका मास नंबर 14, इसका भी 14। कार्बन का 12 होता है वैसे तो, पर ये भी एक आइसोटोप पाया जाता है इसका, तो कार्बन 614 भी होता है। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोबार की सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर, इसका उल्टा जस्ट, सेम एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी जेड सेम है बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट मास नंबर। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन हम पढ़ते आए हैं, 3 तरह से होते हैं, एग्जिस्ट करता है। इसका एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होता है 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट 1 2 एंड 3, 3 तरह के होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम।
इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ये है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। इसमें क्या है, अगर इनकी हम बात करें तो जितना इनका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 1 1 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इसमें मास नंबर होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर अगर 1 है तो एक तो प्रोटॉन है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0। इसका मास नंबर 2 है तो यानी एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसका मास नंबर 3 है यानी एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स है। इस तरह से होते हैं इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे है कार्बन। कार्बन के भी 3 तरह से होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। ये कार्बन के आइसोटोप्स है। क्लोरीन के होते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बट मास नंबर 35, 37 दो तरह से एग्जिस्ट करता है। ऐसे ब्रोमीन, ब्रोमीन भी इसका एग्जाम्पल है। ब्रोमीन में क्या होता है, 35 मास नंबर है सेम, बट जो एटॉमिक 35 एटॉमिक नंबर है बट जो मास नंबर है वो 79 और 81। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और भी काफी सारे हैं। तो आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए। एक बात और, जो केमिकल बिहेवियर होता है वो आइसोटोप्स का, वो सभी आइसोटोप्स का लगभग सिमिलर होता है। इनका सेम केमिकल बिहेवियर होता है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन्स का केमिकल बिहेवियर पे जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो न्यूट्रॉन के चेंज होने से इनका जो केमिकल बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि जो आइसोटोप्स है उनका केमिकल बिहेवियर सबका सेम होता है क्योंकि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। इतना हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के ही है। सबसे पहला है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन आयरन 2656। ठीक है, देखो आयरन, पहला आयरन 2656 इस तरह से है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया, यानी एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर हो गया 56। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 26। नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 हो गए। अब जो मास नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। मास नंबर कितना है 56, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ गए 26। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 56 माइनस 26, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आएगा 30। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30 हो गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं दिखाया, तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने हो जाएंगे 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 26। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 26, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 16। अब इसका सिंबल असाइन करना है, यानी इसका इस तरह से हमें सिंबल रिप्रेजेंट करना है कि कैसे कितना होता है। इसका उल्टा, जैसे इसमें सिंबल गिवन था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछ लिए, अब इसमें ये गिवन है, इसका सिंबल पूछ लिया। तो हम पहले तो एटॉमिक नंबर ही लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत लिखना सीधा, क्योंकि क्या है कि अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल उस वक्त नहीं होता। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिखना होता है हमेशा। जो एटॉमिक नंबर है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, तो जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो गया 16, एटॉमिक नंबर हो गया। अब मास नंबर निकाल लेते हैं। मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन्स भी 16 है, ये हो गया 32। हमारा एटॉमिक नंबर आ गया, मास नंबर आ गया। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का, सल्फर का होता है। तो सल्फर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एटॉमिक नंबर, सुपरस्क्रिप्ट में मास नंबर, ये हो गया। लेकिन अब एक चीज रहेगी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल नहीं है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कितने ग्रेटर है? ये 18 है, ये 16 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस में है। कितने एक्सेस में है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस में है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी इसके ऊपर क्या हो गया? इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया हमारा पूरा सिंबल। 2 नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर इलेक्ट्रॉन कम होते तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज होता, तो इस पे चार्ज प्लस में आ जाता। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है? 2, तो इसमें क्या हो गए? 2 नेगेटिव इसमें चार्ज आ गया। तो ये हो गया इसका सिंबल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम, लेकिन वो समझने से पहले कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, जो कि बोहर मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए उनको समझना जरूरी है। तो पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो कि तीसरा मॉडल था एटम का, वो स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।